नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे युवा जिनके बारे में मैं आपको कहूँगा तो आप जहन में आपके कई घोड़े हॉर्स दौड़ने लगेंगे। स्वाभाविक भी है। दरअसल परसेप्शन जो है वही सबसे बड़ी चीज़ हो गई है आज की इस ज़िंदगी में। और एक नामचीन दुनिया के राइटर हैं मिलान कुंदेरा। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि परसेप्शन इज मच मोर स्ट्रोंगर देन द रियलिटी। तो जहाँ नेता पुत्र जैसे एडजेक्टिव्स आते हैं या इस तरह की बातें शुरू होती हैं तो हम एक अलग ही सोच की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये भी एक दुनिया है। और जो भी इस तरह के नेताओं के यहाँ जन्मे, उनकी संतान पुत्र या पुत्री हैं, वो कहीं उनका कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन परसेप्शन विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी ये हो जाता है कि साहब ये तो प्रिविलेज क्लास है, इनको तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं। माफ़ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैं कह के जोखिम उठा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं नेता पुत्रों की साइड में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि जर्नलिज्म में हमें कुछ नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। बल्कि मैंने जितने भी प्रभावशाली राजनीतिक परिवार, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, उनके पुत्र या पुत्रियों को देखा है तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और वो बहुत इसके लिए मानसिक रूप से उन्हें तैयार होना पड़ता है। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो एक स्टालवर्ड बीजेपी के लीडर मध्य प्रदेश में जो हैं उनके पुत्र हैं। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी के वो पुत्र हैं। और शेजवार जी एक हमेशा ऐसे लीडर के तौर पर देखे गए जिन्हें उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप मिला, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं कि उतना नहीं मिला जिसको वो डिज़र्व करते थे। यानी एक चीफ मिनिस्टरशिप की जो बात होती थी वो हमेशा एक उसके बहुत लाइकली और बहुत ही इमर्जिंग कैंडिडेट के तौर पे देखे जाते थे। उन्हीं के पुत्र हैं मुदित शेजवार, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर से उन्होंने शुरुआत की और अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो वो फार्मास्यूटिकल में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ भी एक अलग विजन और इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत आनंद उठा रहे हैं उसका। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि इनकी प्रतिभाएं बहुत हैं, इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, तमाम चीज़ें हैं। चलिए मुदित जी से आज एक अलग तरह की बातचीत की तरफ चलते हैं। मुदित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा ही मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे ध्यान है मेरा पहला जो टेलीविज़न का इंटरव्यू था जी वो आपके द्वारा ही लिया गया था और आप ही ने मौका दिया था। जी। और आज आपने मुझे ये इस पॉडकास्ट में आपके सामने इस चेयर पे बैठने लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे जब भी मिलता हूँ फिर ये बात पता नहीं किस तरह से ली जाएगी, क्योंकि हम लोग की ट्रोलिंग बहुत होती है मुदित जी। जी। पकड़ लेते हैं ये जितने भी जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो हमला करते हैं ना, वो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। खैर, ये भी एक इसका मैं इसका मज़ा ही उठाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं जब भी देखता हूँ तो एक तो मुझे राज कपूर फैमिली के जो वो याद आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व आपका। टचवुड, ये पेरेंट्स से और ये ईश्वर की एक देन है। और मॉडल या अभिनय आपको देख के ऐसा लगता है कि लेकिन आपकी दुनिया एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया रही है। हमने पहले भी इस पर बात की है, जी। लेकिन चूंकि ये हमारा पॉडकास्ट है, लोग जानना चाहते हैं। तो मुदित शेजवार एक ऐसे घर में जन्मे जहाँ माताजी मेडिकल एक अच्छी चिकित्सक, पिताजी भी चिकित्सक, लेकिन उनकी विधा दूसरी रही। और बहुत ही स्टालवर्ट राजनेता। स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक के अपने सफ़र के बारे में छोटा सा बताइए कि किस तरह की सोच थी, कैसी जहनियत थी, किस तरह का घर का एटमॉस्फेयर था। जी अब आप मतलब मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ। अधिकतर लोग हालांकि बोलेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हाँ। पर वाकई में परिवार में आपने बचपन पूछा, स्कूलिंग पूछी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो मैं मेरी दो बड़ी सिस्टर्स हैं, हाँ। हमारा जो भी रहन सहन रहा बचपन से या जो भी हमारी परवरिश हुई है हम्म। बिल्कुल एकदम एक गवर्नमेंट जॉब वाले मिडिल क्लास फैमिली की की तरह तरह हुई है। हुई है। हाँ। माता जी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मम्मी हम्म। साथ में हम्म। रीजनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रिटायर हुई। हम्म।
और पिताजी राजनीति में हैं। पिताजी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। खेती उनका शौक है, तो खेती वो करते थे। जी। ये दो आमदनियों पर ही हमारा परिवार हमेशा पला बड़ा है। और परिवार के अंदर भी हमने जब देखा तो बचपन से कभी स्कूल में जब थे, कॉलेज में भी जब था, कभी ये नहीं बोला गया कि, या हमने सोचा नहीं था कि किसी ने भी परिवार में से, मैं मेरी दोनों बहनें हुई, कि राजनीति में आना है या ये भी एक ऑप्शन है। हाँ। पिताजी हमेशा, मुझे याद है, ये कहा करते थे कि पढ़ लिख लो, नहीं तो आखिरी में खेती करनी पड़ेगी बेटा। तो ये बात हमेशा जहन में रहती थी। पढ़ाई लिखाई, और ये मुझे लगता है भारतीय जो हमारा संसार है उसकी एक बहुत तल्ख टिप्पणी भी है कि सबसे टफेस्ट जो काम है जी, और जिसमें आपको खून पसीना एक करने के बाद ही कुछ प्राप्त होगा, वो खेती है। बैकग्राउंड ये भी था कि घर में जो है वो खेती है, खेती कोई काम धंधा हाँ, बिजनेस है नहीं, बॉटम कुछ लाइन भी है नहीं। हाँ। बॉटम लाइन ये है कि भाई खेती है, अब यही करना पड़ेगा, देख लो, यही पढ़ लिख लो, करना, हाँ। कुछ कर सकते हो तो कर लो, नौकरी वोकरी करो अच्छी। तो बचपन से मतलब परवरिश यही रही, यही भोपाल में स्कूलिंग हुई। कैंपियन स्कूल का मैं छात्र हूँ। छात्र जीवन में भी मतलब लोग पता नहीं इस बात को मानेंगे कि नहीं, पर मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं 9th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड का क्लास का वो बच्चा हुआ करता था जो बिल्कुल शांत एक कोने में बैठा रहता था, और मतलब जैसे तैसे, मतलब स्ट्रीम क्या थी, आपने क्या लिया? मैं बाद में फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया। मैथ्स लिया आपने? जी, मैथ्स लिया। इंजीनियरिंग में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिसमें इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन रहा मेरा। RGPV भोपाल, जो तब GEC हुआ करती थी, ये मेरा बेसिक ग्रेजुएशन था। और स्कूल में भी जब तक 9वीं 10वीं तक में था, बिल्कुल एवरेज, ऐसा शांत रहने वाले बच्चों में से था। एक मेरे स्कूल का और मेरे मित्रों का बहुत अहम योगदान इसमें रहा। जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड वगैरह आया, तो वहाँ पहली जो मेरी राजनैतिक जो एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है, ये मुझे मेरे स्कूल से मिला। और मैं जीवन भर अपने स्कूल का और अपने मित्रों का वाकई में मतलब हमेशा ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे साथ थे। स्कूल में जो पॉलिटिकल एबिलिटीज़ हैं, जो लीडरशिप है, वो जो स्कूल के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। दोस्त अच्छे मिले, तो दोस्तों की वजह से कॉन्फिडेंस आया। एक समूह में मतलब जो लीडरशिप के आपके ट्रेड्स हैं वो नेचुरली डेवलप हुए, फील हुए, एनहांस हुए हर तरीके से। तो स्कूल में 11वीं कक्षा में जब मैं था, तो किसी ने, वो जो हमारे यहाँ एक जो इलेक्शंस होते थे प्रीफेक्ट और असिस्टेंट प्रीफेक्ट्स के, किसी ने बोला ये लड़ना है इलेक्शन। तो मैंने बोला ठीक है, लड़ लेता हूँ। अच्छा, घर पे बड़ा इस मामले में शुरुआत से ही, चूंकि खिंचा हुआ मामला था, कैंपियन स्कूल की बात है, घर में हमेशा खिंचा हुआ मामला था कि पढ़ाई लिखाई करना है भैया, अच्छे से करना है। एवरेज से अबव छात्र रहा मैं पढ़ाई लिखाई में, मतलब कमज़ोर भी नहीं, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड रैंक आ रही है, थर्ड रैंक है, ऐसा नहीं। तो 11th में जब दोस्तों ने बोला कि यार ये हाउस प्रीफेक्ट का इलेक्शन आप लड़ो, तो मैंने कहा ठीक है। घर से छुपते छुपाते फॉर्म भर दिया, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट हुआ तो फिर लड़ना पड़ा। तो जीवन का पहला जो भाषण है, वो उसकी तैयारी की बारी आई। और बोला गया कि भाई अब इलेक्शन होते हैं बाकायदा, और भाषण देने पड़ेंगे, और जो आप भाषण दोगे उसी से आप, इसके पहले तो आपका कोई पर्सनालिटी पूरा स्कूल जानता नहीं है। अच्छा, संयोग से पिताजी के साथ ऐसा रहा कि पिताजी से कभी कोई पूछता था कि कौन सी क्लास में है, तो उन्हें मुझसे पूछना पड़ता था। पढ़ाई में माता जी का पूरा योगदान रहा। घर परिवार का वो था, मतलब एक आदर्श परिवार और एक आदर्श मतलब जो सपोर्ट पापा को मम्मी से मिलता था, उसमें ये भी एक हिस्सा था कि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई मम्मी ने देखी। पिताजी से कभी पूछो तो वो पूछ के बताते कि कौन सी क्लास में। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी कॉलेज नहीं देखा। मेरे ख्याल से उन्होंने आज तक मेरे किसी स्कूल, कॉलेज, किसी भी शिक्षण संस्थान जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उसकी शक्ल नहीं देखी होगी। पर उन्हें ये पता चला कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 11वीं में, और उन्होंने पूछा कि क्या तैयारी कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं स्पीच तैयार कर रहा हूँ, कल मुझे भाषण देना है। तो वहाँ पहला उनका मुझे राजनीतिक ज्ञान तो नहीं, पर एक जो स्पेशल कह सकते हैं कि टिप्पणी जो पहली थी, बोले क्या बोलोगे भाषण में? तो मैंने बोला मैं एक हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा कि मेरे नेतृत्व में हाउस अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पोर्ट्स में जीतेंगे और फलाना ढिकाना। तो
पापा बोले यार स्कूल की तारीफ़ करनी चाहिए, टीचरों की तारीफ़ करनी चाहिए और बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं हाउस प्रीफेक्ट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये बोले देख लो करना है तो करो। अच्छा। मैंने अपनी स्पीच चेंज की हाँ। और मेरे ख्याल से जीवन का वो मैं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। एक ऐतिहासिक स्पीच उस स्तर के हिसाब से जो डिलीवर हुई मेरे लिए जीवन में कॉन्फिडेंस का एक वो बहुत बड़ा सोर्स तो उसमें पापा तब की भी था, सलाह शामिल काम की आई। आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगले दिन गया, मैंने हाउस के बारे में कोई बात नहीं करी, मैंने तो स्कूल की तारीफ करी, स्कूल की भव्यता, स्कूल का जो पराक्रम है, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस हैं। मैंने कुछ समय बाद देखा कि भाषण के बीच में मैंने देखा कुछ टीचर्स की आंखों में आंसू हैं और मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो कुछ क्या निकल गया मुंह से, अपने को नहीं पता। हाँ। पर मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो तब का कॉन्फिडेंस हुआ, आज भी कई बार लगता है ना, आपने जैसे बोला ये जो विषय आता है कि भाई नेता पुत्र हैं, प्रिविलेज्ड हैं, तो कई बार जब जीवन में असफलता होती है या डाउन टाइम होता है तो कुछ ऐसे मौके आपको वापस कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में काम करते हैं। मेरे लिए वो जो एक स्पीच थी पहली मेरी जीवन की, वो आज तक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। लोग जितना इस विषय को बोलते हैं कि भाई आपको प्रिविलेज है, तो कई बार मैं वो याद रखता हूँ कि वहाँ जो भी था वो मेरा नेचुरल कैपेबिलिटी थी। क्या बात। और कहीं ना कहीं जीवन में लीडरशिप ट्रेट्स और क्वालिटीज़ ये इनबिल्ट हैं और वेरी ट्रू। वहाँ जो डेवलप हुए हैं वो अपने आप हुए, स्वयं हुए हैं। जी। तो अच्छा स्कूल रहा, बाद में स्कूल कैप्टन रहा 12th स्टैंडर्ड में मैं। कॉलेज में भी जीईसी भोपाल से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट्स अच्छे थे। एक कैंपस वगैरह सिलेक्शन हुआ, कैंपस सिलेक्शन के अलावा ऑफ कैंपस भी कहीं नौकरियां लगी और उसी बीच में चूँकि ये जो MBA एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो नारसी मुंजी जो बॉम्बे में है NMIMS, वहाँ की परीक्षा जो है वो मेरी थ्रू हुई और वहाँ से नारसी मुंजी से MBA किया। कुछ समय जैसे आपको मैंने बताया था एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में कुछ काम किया और फिर बैक टू बेस भोपाल। पिताजी माताजी थे, बीइंग द ओनली सन, ये प्रिविलेज थी कि वापस आ सकते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, इस दौरान कुछ प्रेम वगैरह, कुछ इंक्लिनेशन की? बिल्कुल, क्योंकि आपकी अब तक की ये जितनी भी जो सच्चाई से भरी हुई बातें मैं सुन रहा हूँ जी उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे चले आप, ना इधर देखा ना इधर देखा। तो ये आपका स्वभाव है, इसके जी। पीछे कोई प्रेशर नहीं है, जी इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दबाव था कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं था। जी क्योंकि माताजी का एक बहुत ही, जितना हम भी समझते हैं, कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और एक उस किस्म का उनका अप्रोच रहा। हाँ, डिसिप्लिनेरियन वो रही होंगी, लेकिन तो इस दौरान कहीं कुछ कभी मन ये नहीं हुआ कि देखिए इतना बढ़िया व्यक्तित्व है, बिल्कुल एकदम हीरो की तरह और मॉडलिंग है, मॉडल की तरह दिखते हैं आप, तो कभी लड़कियों का तो बहुत आपकी तरफ रुझान रहा होगा? शरद जी, मैं तो कैंपियन स्कूल तो बॉय स्कूल था, हाँ जी। तो मतलब ऐसा कोई एक्सपोजर स्कूल में तो हुआ नहीं। कॉलेज में? कॉलेज में मतलब मित्रता सबसे रही हाँ। और अच्छा सब कुछ, मतलब सबसे व्यवहार है, जो संस्कार मिले हैं घर परिवार से उसी हिसाब से व्यवहार सबके साथ रहे हैं। मुंबई तो बड़ी अलग ही दुनिया है। मुंबई तो मुंबई है। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, बट मैं मेरी श्रीमती जी से ये मैं आपको बताना चाहूँगा हाँ। कि मेरे एक मित्र जो मेरी थी, मेरे सहपाठी थी, उनके माध्यम से वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उनसे मेरा कॉलेज में कॉलेज के समय में नहीं, मुलाकात पहचान पहले से थी क्योंकि भोपाल में ही भोपाल की हैं वो जी। तो पहचान पहले से थी, उनसे भी अच्छी मित्रता रही और ये मैं बता सकता हूँ आपको कि हम मतलब लगभग 5-6 साल हमारी मित्रता अच्छी रही। फिर जब जीवन में इस दिशा की ओर सोचने का समय आया या वो जो पड़ाव था उसमें ऐसा महसूस किया कि नहीं, ये दिस इज समथिंग फिजिबल। पहले किसने प्रपोज किया? पहले
नहीं ऐसा कोई आज तक नहीं किया, उन्हें तो शिकायत रहती है। आप कभी मीनल से पूछेंगे तो उसे आज तक ये शिकायत है कि ये देखो फिल्मों में ऐसे करते हैं, ये देखो ये ऐसा किया। बट हमारे बीच में ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। और जो कुछ भी किया वो उनकी तरफ से ही प्रपोजल था? नहीं हमने सहज बातचीत करी, बात की, मतलब अच्छा। दोस्ती हमारी बहुत अच्छी थी पहले से अच्छा। ना। हमने कभी एक दूसरे के बारे में ऐसा कभी शुरू से ऐसा सोचा नहीं था। और इसके लिए मैं मानता हूँ काफ़ी मैच्योर। नहीं, लेकिन उनकी शिकायत तो वाजिब है, क्योंकि शादी की ये बातचीत किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरह तो नहीं हो सकती कि आपने साइन किए कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ये बातचीत के दौरान ऐसा विषय निकला कि ये संभव है और ये ठीक रहेगा। मतलब अरे इसकी वाह। मतलब आप मानेंगे नहीं, उसकी भी एनालिटिकल स्टडी हमने दोनों ने करी। वो भी एक मतलब समझदार हैं और बड़ा एनालिटिकल माइंड है उनका भी। पेशे मतलब सीए की पढ़ाई करी, अभी रेस्टोरेंटियर हैं, सब कुछ है, अपने दम पे अच्छा नाम बनाया उन्होंने। तो उनके अपने स्किल्स हैं, मेरे अपने स्किल्स हैं, पर हम दोनों ही थोड़ा सा टेक्निकल थे इस मामले में कि ये दिस इज़ फीजिबल, ये एक फिजिबल है कि हाँ अगर हम साथ रहते हैं, हम शादी करते हैं तो हम खुश रहेंगे और आगे जीवन में एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिबिलिटी चेक करके हमने एक दूसरे को। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 13 साल हो गए। 13 साल, और 6 साल आपने एक दूसरे को समझते रहे? 14 साल हो गए। हाँ। मतलब ये साल 14 है। 14 साल है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप लोगों को दोनों को मैं इसका श्रेय दूंगा कि आपने जो भी रिश्ता अपना खड़ा किया वो प्रेम और चिंतन, बुद्धि दोनों का आधार लेकर उसको खड़ा किया आपने जी। राजनीति की बात कब शुरू हुई कि अब स्वाभाविक है ये बात आती है कि भैया अब मुदित जी जो है सांची, आप नहीं कहेंगे तो क्षेत्र से आने वाला कार्यकर्ता कहेगा कि मुदित जी अब सांची आएंगे, मुदित जी अब सांची देखेंगे। और इसमें दोनों लोग होते हैं, एक वो रहता है जो दिल से चाहता है और एक जो दिल से बिल्कुल नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, वो कहेगा, मतलब आपको पीछे से बराबर फीडबैक मिलेगा, अरे भैया वो शहजवार जी के बेटे हैं तो कहा वही संभालेंगे का। ये सब भी चलता है। तो इनके बीच में बहुत मिक्स्ड एक रिएक्शन, एक फीलिंग आपके मन में होती है। ये कब शुरू हुआ कि अब मुदित जी जो हैं वो सांची जा सकते हैं? मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगा आपको। मैं 2008 वाला जो चुनाव था, पिताजी का सेकेंड लास्ट जो इलेक्शन था, वो हार गए थे। तकरीबन 6000 वोटों से वो 2008 वाला चुनाव हारे थे। और मैं वो राजनीति को बहुत सहजता से लेते हैं बहुत। मैंने उनको कभी भी आपने मतलब ये जो चीफ मिनिस्टर वाली बात बोली, मैं आज भी उनको देखता हूँ और मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने कभी उनके मुंह से ना ऐसा सुना, कभी नहीं, हमने भी नहीं सुना, ना मैंने घर में उनको उतना महत्वाकांक्षी देखा। वो एक पीरियड आया था जब संभावनाएं भी थी, कुछ बनी भी थी, पर मैंने भी उस समय, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, घर के अंदर उन्होंने कभी उछाड़ पछाड़ की राजनीति भी नहीं की, खेमेबाजी, ग्रुपिज्म, ये तैयार करना वो तैयार करना। उन्होंने मतलब उस समय भी चीफ मिनिस्टर कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बनना है या मैं बन सकता हूँ। उनके अपने फंडामेंटल्स हैं, उनके अपने काम करने का तरीका है, उस पर वो चलते रहते हैं। पर ये है 2008 में मैंने उनसे ये सुना कि यार हार के मतलब रिटायरमेंट नहीं लेना है। एक तो रिटायरमेंट शब्द राजनीति में जिसको कहते हैं कि भाई रिटायरमेंट तो होता ही नहीं है, उनके मन में ये था कि मैं एक आइडियल स्थापित करूंगा, राजनीति में भी रिटायरमेंट हो सकता है और मैं हूँगा। पर ये कब बोला था उन्होंने? ये मतलब सब आप ये मान के चलिए उनके मन में 2008-9 के बाद आने लगा था कि भाई एक आध दो चुनाव से ज़्यादा उसके बाद फिर हाँ। तो 8 वाला हार गए थे, तो 8 के बाद मैं उनके मुंह से ये सुनता था कि यार एक बार जीत के रिटायरमेंट लूँगा, मतलब हारा हुआ रिटायर नहीं होना है, एक बार और लड़ूंगा, जीतूंगा और रिटायरमेंट लूँगा, फिर मुझे नहीं चुनाव लड़ना। पर उस समय तब चूंकि वो कहने लगे थे, तो मैं जो वापस आया भोपाल, मैं इसलिए आया कि ये वो समय था जब एक ट्रांजिशन था, जब युवाओं की संख्या मतलब जनता में, वोटरों में और हर तरीके से एक ये पीढ़ी निकल के आ रही थी और युवाओं की संख्या अधिक थी। पर फिर मैंने कहा नहीं, मैं अगर थोड़ा बहुत वो चाहते हैं कि भाई युवाओं को साथ लेके चलना है तो मैं इस फील्ड में सपोर्ट करने आ सकता हूँ। मैं ये सोच के आया था और मदद भी उसमें उनकी वही करी। उनके चुनाव में 2013 का जो चुनाव था
उसमें मैनेजमेंट वाले विषय में थोड़ा और दायरा मेरा बढ़ा, पर ऐसा नहीं था कि कंट्रोल मेरा है, क्योंकि वहाँ बहुत पुराने पुराने लोग हैं, बहुत समय से वो उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। बहुत जो हमारे स्थानीय नेता थे, वो मैंने कहा उनके स्कोप में भी मतलब हम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उस दौरान मुझे ये बात समझ में आ गई, जो आपने एक बात बोली कि चैलेंज क्या होता है। मतलब ऐसे परिवार में अगर आप फिर राजनीति से जब आप रूबरू होते हो या जब आप एंटर करते हो, तो चैलेंज यही होता है कि, और चैलेंज को और वो स्वाभाविक है, नेचुरल रिएक्शन है। भाई कोई व्यक्ति किसी और की प्रिविलेज क्यों सहन करे, क्यों साइन करेगा? ठीक बात है। भाई किसी न किसी एक स्टेज पे मुझे अगर कोई थोड़ा बहुत प्रिविलेज है तो, और मुझसे ज़्यादा कोई प्रिविलेज होगा तो मुझे भी उसके लिए ऐसी लगेगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, जी। उसमें कुछ गलत नहीं मानता मैं जब तक मैं खुद चुनाव नहीं लड़ा, उससे पहले मैंने माननीय हमारे बीच नहीं रही आदरणीय सुषमा स्वराज जी, उनका बहुत स्नेह मिला मुझे। उनका चुनावी मैनेजमेंट 2014 में मैंने देखा था, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी पिताजी के चुनाव के बाद। तो तब तक भी मैं मंच पे कभी नहीं चढ़ा, मैं कभी मंच पे नहीं बैठा, मैंने माइक नहीं थामा, मैनेजमेंट के काम में देखता रहा पीछे। और इतनी ही राजनीति थी मेरे लिए। पिताजी का चुनाव हुआ, पिताजी जीत गए, फिर मंत्री बन गए तो फिर एक अलग चैलेंज आ जाते हैं मंत्री बनने के बाद। भाई मंत्री पुत्र हैं तो नए नए लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं, और बड़ा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें आप बहुत अपने आप को हाई फील करने लगते हो। ठीक बात है। पर एक चीज़ आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, मतलब मैं उनमें हमेशा मैंने अपने दादाजी को प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक देखा नहीं, 1 वर्ष का था मैं, 1.5 वर्ष का, जब वे सब शांत हो गए थे। पर सुंदरलाल पटवा जी को मैं उस छवि में हमेशा देखा है, और बचपन से ही जो भी मेरा एक्सपोजर पिताजी माताजी के थ्रू रहा, पारिवारिक संबंध थे सब कुछ। तो वो एक बात बोलते थे जो पिताजी रिपीट करते थे कि संपन्नता को सादगी से लेना है और प्रभुता को विनम्रता से लेना है। ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई थी। और मैं, और भी जो मेरे मित्र हैं जो किसी ना किसी, भले ही राजनीतिक ना हो, बिजनेस में भी हैं, सब कुछ हैं, मतलब ये बात सबको इस प्रिंसिपल को लेके चलना चाहिए। मतलब अगर आपके पास संपन्नता है तो सादगी से लोगे तो आप एक्सेप्टेंस रहेगी, प्रभुता है तो विनम्रता से लोगे, एक्सेप्टेंस रहेगी। तो इसी बात को लेके आगे चलते रहे। वो बहुत लोग आते हैं चढ़ाने के लिए आपको, फिर एक परिवार में पिताजी मंत्री हैं तो वो आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप ही हो मंत्री, मतलब जैसे हमारे अंदर हम में कोई पावर हो वो। तो संस्कार और शिक्षा ये रही शुरू से कि इन सब मसलों से दूर रहना है, ये उनका जुरिस्डिक्शन है, उनके पास पद है, मंत्री वो हैं या विधायक वो हैं, हम नहीं। आपके बारे में ये बात सही है कि हमने कभी नेता पुत्रों वाली ठसक या उस तरह के किस्से आपको लेके कभी नहीं सुने कि कहीं किसी टोल पे रुके, ए हटाओ उसको, जानते नहीं हो किसकी गाड़ी है, शेजवार जी का बेटा हूँ। ये सब, ये वही प्रभुता, संपन्नता को विनम्रता से लो, प्रभुता को भी उसी रूप में ग्रहण करो, ये वो भाव शायद आपने बहुत गहराई तक अपने भीतर। संस्कार और शिक्षा ही सब कुछ मानता हूँ सर मैं। मतलब जो सुनी बहुत चीज़ें, लोग कहते हैं ना विरासत, मतलब बड़ा इजी है कहना कि भाई आपको विरासत में मिला। मैं आपको बताता हूँ, विरासत में मैं मानता हूँ, अगर मैं राजनीति में हूँ अभी, तो मुझे विरासत में कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं मिला, मुझे विरासत में ये शिक्षा ये मिली और ये संस्कार मिले, और जितना हो सकता है उनका अधिक से अधिक पालन करने की कोशिश करता हूँ। गलतियाँ भी होती हैं, कमी भी रहती है, पर अब मन से मैं उसके लिए सच्चा हूँ और अच्छे तो से ये मतलब हम ये माने कि 2018 तक एक महत्वाकांक्षा या एक अंकुरण हो गया था कि हाँ अब राजनीति में प्रवेश हो सकता है अगर सब अनुकूल रहा तो। अब आपसे बात हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ जी। 2016 में पिताजी ने शायद किसी मंच पे सागर में ये बात कही कि अब मैं रिटायरमेंट लूँगा और चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट लूँगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहाँ से बात शुरू हुई, धीरे धीरे बिना किसी पद के वहाँ पे, चूँकि पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, सब कुछ है, तो उनमें भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सब सीखना चालू किया। और भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, संगठन कैसे काम करता है, मुझे अनुभव नहीं था, पर वहाँ साथ में रह के फील्ड में एग्जीक्यूशन के दौरान वो सब सीखना चालू किया।
पर सच बता रहा हूँ आपको, मैं मेरी माताजी, मेरी पत्नी, हम सब ने पिताजी को यही बोला कि अभी आप 68 69 हो, ये इलेक्शन और आप लड़ सकते हो, मतलब ऐसा कोई स्टेज नहीं है कि आप अभी रिटायर हो। तो उनका एक अलग रीज़न था, उनको थोड़ी सी सैचुरेशन फील कर रहे थे। उनका कह रहे थे यार 45 साल से एक ही काम में विधायकी विधायकी विधायकी, अब हो गया, मुझे भी चेंज चाहिए और संभवतः उस सीट को भी चेंज चाहिए। तो मैंने कहा पर आप लड़ो। बोले यार मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ लड़ने को, लोग ये बात मानेंगे नहीं, व्यवहारिक नहीं लगती है। उनका ये कहना था कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो तुम लड़ोगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब आप इस सेंटेंस को पूरा करो, तो आप क्या चाह रहे हो। बोले देखो तुम काम वाम कर रहे हो, इतने समय से एक्टिव हो, अगर कार्यकर्ताओं का एक्सेप्टेंस होगा और पार्टी को लगेगा तो हो सकता है तुमसे बात करेगी, अगर योग्य हो तुम तो, और नहीं हो तो किसी और को टिकट देगी, कोई चुनाव लड़ेगा। तो मेरे लड़ने ना लड़ने से तुम्हारा राजनीति में आना या ना आने का लेना देना नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब ऐसी कोई तैयारी हो रही है कि अब मुझे लड़ना है चुनाव। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं रेडी नहीं था जी। मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। ये है कि संगठन और विचारधारा और गाढ़ हो गई थी तो चुनाव के दौरान। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है, लोग विश्वास नहीं करते, पर मैं लोग बायोडेटा तैयार करते हैं और सब कुछ होता है, सारी चीज़ें। मैंने किसी से कोई मतलब ना मैंने अप्रोच किया था, संभवतः जो सीनियर हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, उनको शायद ऐसा लगा कि मुझे जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो लिस्ट में जो पहली लिस्ट थी टिकटों की, उसमें मेरा नाम था। हालांकि सडनली इट हैपेंड और चुनाव लड़ भी लिए और चुनाव हार भी गए बाद में। देश का कौन सा ऐसा नामचीन पॉलिटिशियन है जो चुनाव ना हारा हो। कुछ इनिशियल लेवल पे हारे हैं, कुछ अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब हारे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। तो विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो आप हार गए तो ये कोई, बल्कि इसको तो एक अच्छा वो भी मानते हैं कि अगर आपने एक हार के साथ शुरुआत की है तो फिर जीत ही है उसके बाद। मेरे लिए तो लर्निंग थी। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। फ़ोन बाहर रख के जाते हैं जब काउंटिंग होती है, तो फ़ोन मेरा बंद था। काउंटिंग में मैं थोड़ा आखिरी समय आ रहा था और ये समझ में आ गया था कि इतनी लीड अप कवर नहीं हो सकती, जो ट्रेल है वो कवर नहीं हो सकती है। मुझसे बोला जो कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब, थोड़ा माहौल भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का की सरकार का बन गया था थोड़ा सा एक टिपिकल माहौल था। तो मुझसे उन्होंने बोला कि बाहर भीड़ भाड़ बहुत है, थोड़ी हमारी सीट भी टसल वाली रही है हमेशा, कम्युनिटी स्पेसिफिक भी टसल वाली रही है। तो मुझे बोलेगा कि आप अगर आप देख लो, आप निकलना चाहो तो हम साइड से रास्ता है। मैंने कहा नहीं, जो भी है हार जीत अपन एक्सेप्ट करेंगे, सामने से निकलेंगे, विषय नहीं है। क्या बात। रात हो गई, मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 फाइनल। मैंने कहा नहीं, फाइनल रिजल्ट पे ही निकलेंगे, ऐसा भले ही अपन आ रहे हैं, जो भी है हाथ में अपन रिजल्ट लेके जाएंगे। तो रात हो गई, 12 एक आध बजे होंगे वहाँ से निकलते निकलते। तो फ़ोन चालू नहीं हुआ। बाहर आए तो कार्यकर्ताओं का भाव था, बहुत नए लोग जुड़े थे और वो मन से जुड़े थे। तो मतलब हर तरीके से इमोशनल भी हो रहे थे लोग, तो सबको संभाला भाई, ठीक है। फिर पिताजी सामने देखे सबसे पहले, बाद में पिताजी आए नहीं थे काउंटिंग वाउंटिंग में, हम एक जगह नज़दीक में कहीं बैठे हुए थे, उनको फेस किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात है। उन्होंने बोला ठीक हो। मैंने कहा हाँ, हार जीत है। चुनाव लड़ने से पहले पिताजी ने एक बात कही थी, मैंने कहा कि यार मैं चुनाव लड़ने का मेरा तो मन नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही थी, एक बात बताओ, तुम चुनाव लड़ते हो तो जीतते हो तो ठीक है, विधायक बनोगे, हारोगे तो क्या करोगे। तो मैंने बोला हारूंगा अगर तो आगे की तैयारी करूंगा। तो बोले कि फिर लड़ो चुनाव, मैं मानता हूँ तुम अभी तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने तब स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मुझे वापस सामने आया एंड ही वाज लाइक कि ठीक हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले चलो ठीक है घर चलें। मैंने कहा हाँ चलिए। अब वो साथ में 400-500 कार्यकर्ता घर पहुंच गया, तो रात में 2 ढाई 3 बज गया। मैं सो गया, सब हो गया, सबसे मिलके सबको कंसोल वंसोल करके भाई ठीक है हो गया। नींद आ गई आपको अच्छी?
ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना चाहिए सर, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत अच्छा। और फ़ोन वोन बंद था। अगले दिन मेरा जो हुआ वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए लाइफ में। अभी तक जो चल रहा था ये मैं मानता हूँ भाग्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और अगले दिन सुबह से कार्यकर्ता 7-1 बजे उठ गया मैं, तो कार्यकर्ता थे सब वहीं पे मिलने आ गए थे। 9-10 बज रहे होंगे, मैं फ़ोन चालू किया अपना। पहला फ़ोन जो बजा, घंटी बजी, तो वो था सुषमा जी के लैंडलाइन का नंबर, दिल्ली का। मैंने कहा अरे मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि चुनाव के दौरान तब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो उनका वो ट्रांसप्लांट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वो डस्ट वगैरह का एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो चुनाव के दौरान 3-4 बार फ़ोन आया उनका कि बेटा अपने यहाँ कोई क्लोज्ड स्पेस है, कोई ऑडिटोरियम हो तो मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए दीदी, हम जीत के आपके पास आशीर्वाद लेने आएंगे, आप निश्चिंत रहो। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, अब तो हार गए। तो बड़ी हिम्मत से मैंने फिर वापस लगाया, तो वो उठा नहीं पाया वो फ़ोन में। फिर मैंने वापस लगाया, वो बोले दीदी बात करेंगी। कनेक्ट किया तो उन्होंने बहुत डांटा। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया पहले तो। डांटा उन्होंने इसलिए नहीं कि चुनाव हार गया, डांटा इसलिए कि फ़ोन क्यों बंद था रात भर से। एंड शी वाज लाइक कि देखो कितने वोट मिले तुम्हें। मैंने कहा 80,000। तो बोलेंगे अगर तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाएगा तो ये 80,000 वोट जो तुम्हें मिले इनका क्या होगा। मैंने कहा हाँ, मतलब इट स्ट्रक मी हार्ड। मैंने कहा ये है असली लीडरशिप और ये है राजनीति। क्या बात है, क्या बात। आगे जो राजनीति करनी है, बहुत वैल्यूएबल टिप है ये, कमाल है। आगे जो राजनीति करनी है वो इसलिए करनी है। मुझे उस 80,000 वोट मिले, उसका रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैं मतलब उन्होंने बोला वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। कमाल है। मैं 9,000 कुछ वोट से हारा था। क्या लीडर्स हैं ये लोग। उन्होंने यही बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तेरा पहली बार के हिसाब से, क्यों चिंता करता है, हवा थी। बोले पर तू अगर घर बैठा तो भाई मैं तो नाराज़ हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अलग ऊर्जा अगले दिन से आई। अगले ही दिन से वापस फील्ड में घूमना फिरना स्टार्ट किया। नज़दीक में लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में जितना मैं अपने चुनाव में काम किया उससे डबल लोकसभा चुनाव में किया। जो कैंडिडेट थे हमारे रमाकांत भार्गव जी, उनके साथ सिर्फ इस विधानसभा में नहीं, जिले में नहीं, उनका भी पूरा लोकसभा का काम देखा। पर राजनीति मैं मानता हूँ वहाँ से असली शुरुआत मेरे लिए हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका अनुभव है। आपने इस डाउन टाइम को हैंडल जो किया, ये भी एक कमाल बात है कि आपने अपनी उस ऊर्जा को जो जीतने के बाद आपके क्षेत्र में बतौर विधायक लगती, आपने उसको कम नहीं किया। आप सक्रिय रहे, लोकसभा में रहे। आज भी आपकी कनेक्टिविटी में हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि आप प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। लेकिन इस बीच आपने अपनी एनर्जी को, एक युवा ऊर्जा को आपने चैनलाइज किया, बिजनेस की तरफ आप ले गए, अपने काम की तरफ ले गए, फ्लोरिकल्चर की तरफ ले गए। ये आसान नहीं था। फिर पार्टी है, फिर डिसीजन होगा, जो भी होगा व्हाटएवर। लेकिन आपने अपने को कैसे फोकस किया, क्या मंत्रा था इसके पीछे? जहाँ तक डाउन टाइम की बात है तो ईश्वर की कृपा है कि एक समहाउ एक जो सेल्फ मोटिवेशन का जो एक इंस्टिंक्ट है, ये शायद भगवान ने दिया। और साथ ही साथ फिर मैं सौभाग्यशाली हूँ, परिवार मेरा जो जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, पिताजी माताजी से उनके माध्यम से मैंने ये डाउन टाइम उनको भी देखा है। तो हो सकता है वहाँ से सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें ड्रॉ करी हैं। मेरी पत्नी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब एक ऐसा समय भी आया जब हर तरीके से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। कई बार तो ऐसी भी स्थिति आई कि फाइनेंशियली भी कर रही हैं सपोर्ट। तो पिताजी माताजी का हमेशा सपोर्ट रहा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है ख़राब समय निकलने का। और जहाँ तक सेल्फ मोटिवेशन की बात है, तो समहाउ अंदर से कोई ना कोई एक एनर्जी है जो आप कर रहे थे, बनी रहती है। फ्लोरिकल्चर तो आप पहले भी कर रहे थे कि इलेक्शन के पहले से ही कर रहे थे? इलेक्शन के पहले कर लिया था। क्या था कि अगेन मैं कोट करना चाहूँगा माननीय सुंदरलाल पटवा जी को। उन्होंने एक और जो मैंने उनसे सीख
वो कहते थे भाई एक राजनीति की जेब अलग होनी चाहिए और एक काम धंधे की जेब अलग होनी चाहिए। मतलब उनका ये कहना था कि राजनीति और बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल देन इट्स ओके, बट अगर आप व्यवसाय और राजनीति कर रहे हो तो इनको मिक्स नहीं करना। और समय आते आते मुझे ये समझ में आया कि ये अब आज के समय की आवश्यकता है कि जब तक हम व्यावसायिक रूप से या फिर फाइनेंशियली एक बार स्टेबल नहीं है तो राजनीति डिस्टर्ब होगी। बिजनेस का जो इंस्टिंक्ट है वो पैदाइशी है। आई टेक यू बैक टू 4th 5th स्टैंडर्ड जब होते हैं तो आपको ध्यान हो तो कॉमिक्स वगैरह चलती थी, तो वो कॉमिक्स की लाइब्रेरी बना के 2 रुपए कमाने वाला आपने इंस्टिंक्ट किया है? शुरुआत से था। अरे वाह, सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन होने के चैलेंजेस हैं, उससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होने के। वेरी ट्रू। मैंने देखा कि अब अपन खेती बाड़ी, अब चूँकि यहाँ पर जो सामान्यतः 80-90% क्षेत्र में जिस जनता के साथ अपने को रहना है उन द कोर इज़ एग्रीकल्चर। और अगर आप खुद का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा खेती बाड़ी का तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो पहला शुरुआती दौर में जो भी खेती बाड़ी करी कन्वेंशनल वो सीखी, उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ नया करना है, पढ़ लिख के आए मतलब क्या है, फिर अनकन्वेंशनल पे आए, फिर ये जो पॉली हाउस फार्मिंग है इसकी शुरुआत करी। हम पहले इंडिया के वी वर द फर्स्ट वंस टू कमर्शियली ग्रो एंड सेल ऑर्किड्स। ऑर्किड का फ्लावर जिप्सोफिला एक ऐसा वैरायटी है जो भारत में सिर्फ 2 या 3 लोग ही उगा पाते थे, जिसमें से एक हम थे। और थोड़ा एक ऐसी लाइन थी जिसमें थोड़ा सा ब्रोकर टाइप के लोग घुस गए थे ये पॉली हाउस फार्मिंग में। तो उस सब को सुधारते हुए एक आइडियल अच्छा एस्टैब्लिशमेंट खड़ा किया, कुछ क्लस्टर वगैरह भी फॉर्म किए। ये अपने आप में एक बिजनेस एक्सपीरियंस था। इसमें आपने तीनों भूमिकाएं निभानी, प्रोड्यूसर भी आप थे, जी सेल करने वाले भी आप थे, प्रोक्योरमेंट तो था ही आपका। जी। तीनों भूमिकाएं आपने मतलब ये उस मतलब जो गैप था वो आइडेंटिफाई किया। गैप यही था कि लोग यहाँ पे उगा तो लेते थे पर अब भेजे ऑर्गेनाइज मंडी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो कुछ स्किल सेट यूज़ करके पेरिशेबल कमोडिटी हाँ, है ये कि एसी गाड़ी चाहिए, जी फिर आप अगर फ्लाइट से भेज रहे हैं तो बहुत तरकीब तो- से, तरीके से, सलीके से जाए। जी। तो कुछ एक मॉडल ऐसा सेटअप किया सेल्स का, नेटवर्क अच्छा जो इस्टेब्लिश हो गया। ये लकीली बाहर भी भेजते हैं आप, विदेश? ये हम मध्य प्रदेश के मतलब देश के तकरीबन 12-14 शहरों में भेजते हैं। माल जाता है। हाँ। और ये सौभाग्य हमारा कि राम मंदिर के दोनों ही जो इवेंट थे उन दोनों में जो आप साज सज्जा आपने देखी उसमें हमारा फूल लगा था। वाह, ये जगह का प्रताप है और क्या ईश्वर का मतलब ये ठीक सौभाग्य बात है ये बात। फिर आप फार्मा में आए, फार्मेसी में आए। अब फार्मेसी की अपने आप में स्टोरी है सर। ये मतलब अब यहाँ डाउन टाइम शुरू होता है। एक्चुअल टाइम डाउन टाइम चुनाव हारना नहीं था जैसा आप जानते हैं। जो मेरी पॉलिटिकल कॉन्स्टेंसी थी, बिजनेस तब तक मैं उतना करना चाहता था कि जितना गले पे ना बैठना पड़े, क्योंकि एट द एंड ये अब तय हो गया था कि 70-80% समय राजनीति में जाना है और फील्ड पॉलिटिक्स इससे ज़्यादा समय मांगती है। खासकर मेरी जो सीट है वो थोड़ी सी जो सीट थी मेरी वो थोड़ी सी टिपिकल थी। टिपिकल थी, रूरल है एक तो काफ़ी। रूरल है, डेमोग्राफिक्स थोड़े से अलग हैं, मेरा कोई सामाजिक आधार नहीं है उस सीट पे, और कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिक ऑपोजिट जो पार्टी है उसके लिए एडवांटेज है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अधिक समय, मतलब अधिक समय ऐसा लगता है कि गांव की भाषा में कहें तो शादी ब्याह रसोई अपनी जगह पर छठ मुंडन पच यहाँ भी आपको सब जगह पहुंचना है। छठ मुंडन पच। और ये समय आ गया था राजनीति में। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अपेक्षाएं इतनी ही आज कार्यकर्ता की और जनता की आपके साथ रहती है। और आप मतलब मैंने तो ऐसा समय भी देखा है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो आपके साथ था पर बाद में चुनाव में आपके साथ नहीं रहा या आपको वोट नहीं दिया, या जो वहाँ की भाषा में कहते हैं कि बत्ती दे दी। मतलब ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि एक फॉर एग्जांपल एक 56 भोग की थाली है ना, आप और हम शेयर कर रहे हैं, मैंने आपको थाली खिलाई, मैं भी खा रहा हूँ, और व्यक्ति ने बाद में बत्ती दे दी। तो मैंने पूछा क्यों भाई, मेरे से क्या गलती हुई? तो बोले बाद देना, जब हम दो ही खा रहे थे तब तुम्हारी थाली में पापड़ था, हमारे में नहीं था।
तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फेस। इतना जो राजनीति आज की डेट में किसी के लिए भी और हर पार्टी के लिए ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में इतने चैलेंजेस रहते हैं। बाप रे बाप। तो यहाँ ये शुरुआत ये तो चल ही रहा था सब, पर जो मैं डाउन टाइम को आपको बता रहा था, फिर बाद में हमारी कांग्रेस की जब सरकार यहाँ पर रही तो और अच्छा, मतलब मेरे लिए तो बड़ा अच्छा समय था क्योंकि यंग ब्लड हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, तो समाव अलाइन करता है एज ग्रुप से। तो पूरी कोशिश की, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे जितने हो सकते थे धरने प्रदर्शन हमारे ज़िले में होते थे, यहाँ से बाहर भी भोपाल, सागर। फिर पार्टी भी मुझे वैसे ही उपयोग करने लगी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सपोर्ट से। तो मेरी सीट पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी थे, जिनसे मैं चुनाव हारा था, वो बीजेपी में आए। और उसके बाद मतलब मेरा वहाँ से एक तरीके से विड्रॉल हुआ। तो सीट वाइज डाउन टाइम इसको कहा जा सकता है। हलचल तो होती है जिस क्षेत्र में, अगर 40-45 वर्ष चलो पिताजी के थे, 12-13 वर्ष मैंने भी दिए थे और मैं वहाँ से चुनाव लड़ा था। मैं उस क्षेत्र में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये एकदम से गायब हो गया और स्लेट साफ है अब वापस, जो भी 10-12 साल आपने बिल्ड किया है। बहुत अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव एक कमेंट है ये। और स्लेट साफ है और पार्टी के अपन तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संस्कार यही है कि जो पार्टी ने बोला है वो करना है। मुझे ये समझ में आया, पार्टी ने ये बोला है कि थोड़ा सा वहाँ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक जगह मतलब दो बर्तन है तो खनकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो भी मतलब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी 40-45 साल का हमारा उस समय पहले प्रतिद्वंद्व रहा, आमने सामने थे, अब साथ में है। फ्रिक्शन विक्शन ये सब स्वाभाविक बातें थी जी। तो मैंने फिर समझा इस बात को। इनिशियली तो थोड़ा सा लगा कि ठीक बात है, अरे यार कैसे आसान नहीं है, कैसे छोड़ दो, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पर ठीक था, मैं उसको एक्सेप्ट किया जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था कि बॉस पार्टी ने बोला है कि विड्रॉ करना है क्षेत्र से, तो विड्रॉ करना है। लोग ये बात जानते नहीं हैं, पर मेरा पिछले 4 वर्षों में सांची विधानसभा मेरी कार्यक्षेत्र नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ। मैं वो छठ मुंडन पद छोड़िए, अब शादी ब्याह रसोई में भी मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ या नहीं जाता हूँ। मैंने जैसे पार्टी के निर्देश थे, थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिकली विड्रॉ किया ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो। अब यहाँ थोड़ा सा, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ पर्सपेक्टिव कि यार अभी तक ऐसे किसी धंधे में या ऐसे किसी बिजनेस या व्यवसाय में नहीं जाना था जिसमें गले पे बैठना पड़े, क्योंकि समय ही नहीं है। पर अब समय है और कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि खाली नहीं बैठ सकते, कंस्ट्रक्टिव कुछ ना कुछ काम करना है। तो मैंने कहा चलिए अब समय है, थोड़ा ज़्यादा समय है, तो आप कुछ थोड़ा और टेक्निकल या अच्छा बिजनेस करने का प्रयास करते हैं। अभी तक ऐसे थे कि भाई पैरेलल ही चलता रहे। तो तब मन में आया, एक मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का मन शुरू से था और फार्मास्यूटिकल के लिए एक हमेशा से कॉर्नर में एक कॉलिंग थी कि नहीं यार ये सेक्टर है। मौका मिला तो रिसर्च करी, अपने आप को उसमें एजुकेट किया। संयोग से परिवार में एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट भी थे, तो उनको फिर साथ लिया कि अपने को अपना काम करना चाहिए और धीरे धीरे करके इस फील्ड में घुस गए। आई कैन प्राउडली टेल यू, हम API मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी एक मेडिसिन के। इफ़ पैरासीटामॉल, इफ़ क्रोसिन इज़ अ मेडिसिन, इट्स अ ड्रग, तो उसकी API पैरासीटामॉल है। तो इस तरीके से हर मेडिसिन की API होती है। तो हम जो यूनिट हमने खड़ी करी है, दैट इज़ वी एक्सपर्टीज, द एक्सपर्टीज इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई पोटेंसी APIs। हम स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स के API बनाते हैं एंड आई कैन प्राउडली टेल यू कि हम इंडिया में तीसरी कंपनी है जो हु डील इनटू दीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स।
एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक सर कि ये इस रेंज में आने में, ये जो अब प्राउड ऑलमोस्ट वी आर इनटू द मार्केट, मतलब पिछले 4 वर्षों का इसमें 4-5 वर्षों में ही लगे आपने इसमें, ये हाँ। माइलस्टोन जी अचीव जी किया। हाँ, तो समय था, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसा और समय। उसमें एक बहुत खूबसूरत बात ये रही कि आपने चुना उसी क्षेत्र को, यहाँ जहाँ आपने एस्टेब्लिश किया इसको। जी जी जी, जो ये जो बहुत अच्छी यूनिट बात है कि हमने आप बनाई है। पीथमपुर नहीं गए, नहीं नहीं जो नहीं, यूनिट। गढ़ माना जाता है फार्मेसी का, या आप और किसी एरिया में नहीं गए जहाँ और ल्यूक्रेटिव या बेहतर सुविधाएं आपको मिल सकती थी। इसके पीछे भाव ये था सर कि अगेन वही, पिताजी से हमेशा ये देखा है कि पे बैक का एक भाव मन में रहना चाहिए। आज जो भी हैं आज, रोजगार भी स्थानीय लोगों को मिला होगा बिल्कुल इससे। बिल्कुल, मतलब आज जो भी हैं, मतलब आज पिताजी की 45 वर्ष की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस क्षेत्र की जनता का रहा है। आज हम अगर इस काबिल हैं कि कुछ कर पा रहे हैं, वो हमारे परिवार की वजह से भी है। तो ये पे बैक है, अब करना ही है तो कहीं और क्यों, मतलब कुछ 150 लोगों का रोजगार अगर स्थापित फाइनली होता आपसे है तो। बात करके, इतने सहज रूप से आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात कि दिल करता है कि उसको सुनते चले जाएं। और इतना सहज है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जी। क्योंकि आप मन से बोलते हैं। और आज आपने इतनी गहरी बातें कही हैं इस पॉडकास्ट में हमारे साथ, लेकिन एक भी बात चुभती नहीं है। उसमें सेल्फ रियलाइजेशन है, उसमें आत्म स्वीकार है, उसमें ये है कि आपके पास डाउन टाइम आता है तो आता है, चुनौती का समय आएगा तो आएगा। खींचने से कुछ नहीं होगा, बाल नोचने से कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा। दुख होगा, आपको भी हुआ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस समय एक बहस बीजेपी में है परिवारवाद को लेकर, जिससे व्यक्तिगत रूप से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जब ये जनता है चुनने वाली, तो परिवारवाद ठीक है, एक बार अगर आप टिकट बहुत इन्फ्लुएंस लगा के ले आएंगे, या पार्टी भी लिहाज कर लेगी कि इनके पिता ने या इनकी माँ ने या इनके भाई ने खून पसीना, नो स्टोन अनटर्न, सब कुछ कर दिया है, तो दे देते हैं। लेकिन फिर कितनी बार, क्या जनता की अदालत है ये? फिर परफॉर्मेंस, कुर्सी तो बैठने वाले की योग्यता तुरंत तय कर देती है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत समय बड़ी बड़ी बेचैनी भी मैं देखता हूँ, बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी, हर तरफ। क्योंकि ये एक ऐसा एक मॉर्बिड, एक क्यूरियोसिटी जैसा विषय बन जाता है कि नेता पुत्र है, डाउन करो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पे बहस चलती है। जी शरद जी, मैं दो शब्द हैं यहाँ, एक परिवारवाद हुआ और एक हुआ पारिवारिक पृष्ठभूमि। अच्छा, दोनों में अंतर मानता हूँ मैं। हाँ, परिवारवाद वो रिजल्ट है, या वो रिएक्शन है, या वो एंड रिजल्ट जिसको आप नेगेटिव मान रहे हैं। जिसमें इस ये तय देश है में, कि पिता के बाद यही आएगा। हाँ, इस देश में परिवारवाद, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, या जो वो कहते हैं, वो बात बिल्कुल सत्य है। ये डेमोक्रेटिकली इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। पर पारिवारिक पृष्ठभूमि होना और परिवारवाद में उसको कन्वर्ट करना, ये दोनों अंतर हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी की भी हो सकती है, और अगर हम ये मान लें कि हमारी बपौती है, ये जगह है, ये मैं, अब ये है, अब मैं लड़ूंगा, इसके बाद मेरा बेटा लड़ेगा, जो हम दूसरी जो पार्टी है हमारे सामने कांग्रेस, हम देखते आ रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय है। हम रीजनल पार्टीज देखते हैं, इनफैक्ट दिस इज़ अ रीज़न, जो बहुत सारे जो छोटे मतलब आप स्टेट्स देखेंगे जहाँ रीजनल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस है, सिर्फ इस वजह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। परिवारवाद इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, मैं मानता हूँ, और परिवारवाद समाप्त होना चाहिए। जहाँ तक बात है पारिवारिक पृष्ठभूमि होने की, आपने जैसा बोला, मैं मानता हूँ पारिवारिक पृष्ठभूमि से आदमी, व्यक्ति क्या लेके आता है और क्या एग्जीक्यूट करता है, ये उस पर निर्भर करता है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट है योग्यता। ये पैमाना, नेता पुत्र होना, ये पैमाना गलत है, ये टर्मिनोलॉजी गलत है। क्योंकि एट द एंड तराजू में एक ही तराजू है जिसमें सबको तुलना है। मेरा मानना ये है कि जब एट द एंड अगर आप में योग्यता नहीं है, तो आप सरवाइव नहीं करोगे। नहीं कर सकते, ठीक बात। और जब आपकी योग्यता, आपकी योग्यता अनुसार और परिस्थिति अनुसार, हमारी जो पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी, मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि आप में योग्यता होगी, वो आपको उपयोग करेंगे, आपको जिम्मेदारी देंगे। और मैं आज के परिदृश्य में, करंट सिचुएशन, करंट परिस्थितियों में मुझसे अच्छा इसका उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा। पार्टी ने मुझे मौके दिए कि मैं संगठन का काम सीखूं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मेरे पार्टी ने पॉलिश किए हैं पिछले 4 वर्षों में। मेरे पास कोई पद नहीं रहा है, पर काम मैंने बहुत किया, और ये मुझसे हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेतृत्व ने कराया है, और आगे के लिए संभवतः तैयार कर रहे हैं। कुछ काम देंगे, जो मेरे यथा योग्य काम होगा वो मुझे मिलेगा। राजनीति के लिए मुदित जी, इसको मैं सवाल के तौर पे आपके पास नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये मैं सबके चिंतन और विचार के लिए छोड़ता हूँ इस सवाल को कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। वैसे तो जीवन में ही कुछ भी स्थायी नहीं है, न मित्रता न शत्रुता। वो पार्टी चाहे बीजेपी भी हो, वो भी जानती है कि विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है पॉलिटिक्स में। अब क्या ये एक किस्म का परिवारवाद नहीं है कि जब आपको ज़रूरत होती है आप कांग्रेस से ले आते हैं लोगों को, और चूंकि विनेबिलिटी वहाँ खड़ी होती है, ये भी एक किस्म का, अगर आप तुलना करेंगे तो ये भी एक किस्म की वही बात है। और ये बीजेपी की बात नहीं, अगर उनकी जगह कांग्रेस होती तो वो भी यही करती, उनकी जगह समाजवादी पार्टी होती तो वो भी यही करती। तो इसे कोई बुराई नहीं माना जाता। तो ये सवाल बड़ा है, और इस सवाल से राजनीतिक, चूंकि बीजेपी ने एक परिवारवाद नाम के इस एलिगेशन के साथ कांग्रेस पर बहुत मजबूत हमला बोला है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी भी सीमाओं की घेराबंदी कर दी है इसने, कि आपने जब नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस को इतना घेरा है, तो आप अपने यहाँ सो कॉल्ड परिवारवाद को आप पनपने ना दें। तो ये घेराबंदी भी कई बार हो गई है बीजेपी की, जिसमें वो उलझ जाती है और उसके जवाब नहीं ढूंढ पाती। बट यही जीवन है, यही राजनीति है। बहुत अच्छा लगा मुदित जी आपसे बात करके। मैं एक इस पे जी आपकी बात पे मेरा मन नहीं माना, तो मैं पूरी बात करके रहूँ। मन में है मेरे। जी मैं आपको एक ब्यूटीफुल सिचुएशन बताता हूँ। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पिछले एक विजन इस देश के साथ शेयर किया। कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में जो रीजनल पार्टीज़ और परिवारवाद वाला जो ये विषय है, ये उनके था। और उनका ये विजन था कि वे आने वाले समय में राजनीति में कम से कम 5 वर्षों में 1 लाख ऐसे लोग राजनीति में वो देखना चाहते हैं जो कि गैर राजनीतिक परिवारों से हैं और प्रोफेशनल्स हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी में आए, उनका कहना था कि ये राजनीति में आए। आप ब्यूटी ये देखिए कि इस काम को मध्य प्रदेश में करने का और इससे संबंधित जो विस्तार है संगठन का, वो करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। अच्छा, अरे वाह। और हमने यहाँ से एक पायलट बनाया, IMBJP फ्यूचर फोर्स करके हमने एक शुरुआत करी। एक नवाचार था जिसमें कुछ 800 लोगों ने, मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल्स ने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, CAs, इन्होंने अप्लाई किया। उसमें से 125 को हमने सेलेक्ट किया और उनके बूट कैंप वगैरह करके यहाँ से दिल्ली लेके गए। तो आप ब्यूटी ये देखिए कि मैं एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। विषय ये है कि हमें गैर राजनीतिक लोगों को राजनीति में लाना है, पर उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। क्यों? क्योंकि मुझ में कुछ ना कुछ उन्हें रिलेटेबल स्किल्स या योग्यता देखी कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा साफ सुथरा, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रीटमेंट इस विषय का, जो परिवार, जो नेता पुत्र और परिवारवाद के विषय को हम जो बात कर रहे हैं, इससे अच्छा ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि इस पर और क्लैरिटी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया करूँगा मुदित जी, लंबी यात्रा हो आपकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आप महत्वपूर्ण काम करें। 125 लोगों को जोड़ा है आपने, 125। हाँ, वो तो एक पायलट था। पायलट था। बट बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत काम शुभकामनाएं। जो भी है मिल रहा है, अच्छा आप कर रहे आगे हैं। बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। तो पॉडकास्ट में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास किसी पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।